राजा विक्रमादित्य और वेताल। कहानी क्रम संख्या 2। त्रिभुवन सुंदरी का विवाह। विक्रमादित्य ने वेताल को वापस पेड़ से घसीटकर नीचे उतारा और अपनी पीठ पर लादकर चल पड़े वेताल नाम के उस प्रेत को शमशान में बैठे उस योगी को सौंपकर अपने वचन को पूरा करने के लिए। इधर रास्ते में वेताल ने राजा को अपनी शर्त के अनुसार दूसरी कहानी सुनाना शुरू करी। चंपापुर नगर के राजा चंपकेश्वर की त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक कन्या थी, जो अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और संस्कारी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे दूसरे राज्यों तक फैल गए। राजा चंपकेश्वर त्रिभुवन सुंदरी की शादी अपने कुल के किसी योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन सुंदरी के स्वयंवर की सोची। मगर जब स्वयंवर के बारे में उनकी बेटी त्रिभुवन सुंदरी को पता चला, तो उसने ये कह के स्वयंवर में शामिल होने से मना कर दिया कि वो किसी राजा से नहीं, बल्कि अपनी जाति कुल के उस व्यक्ति से शादी करेगी जिसके समान गुणी और बलशाली कोई दूसरा और ना हो। त्रिभुवन सुंदरी के अपने विवाह को लेकर रखी गई ऐसी शर्त को सुन के बहुत सारे युवक त्रिभुवन सुंदरी से विवाह की इच्छा लेकर चंपापुर आने लगे। बहुत सारे युवकों में से राजा ने 4 ऐसे योग्य वरों का चयन किया जो त्रिभुवन सुंदरी के हिसाब से एक से बढ़कर एक रूपवान और ज्ञानी थे। अब त्रिभुवन सुंदरी के सामने ये संकट था कि उन चारों में से वो अपना पति किसे चुने, क्योंकि वो चारों युवक बलशाली, रूपवान और ज्ञानी थे और सभी उसकी जाति और कुल के भी। राजकुमारी को चिंतित देखकर उनमें से एक युवा आगे बढ़कर आया और फिर उसने बताया कि वो जल, धरती, आकाश, पानी में रहने वाले किसी भी जीव जंतु की बोली को समझ सकता है और बोल भी सकता है। संसार में उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये सुनते ही दूसरा युवक आगे बढ़कर आया और उसने अपने बारे में बताया कि वो कपड़ा बनाने की ऐसी कला को जानता है जिससे वो कुछ ही समय में जब चाहे जितना चाहे कपड़ा बना सकता है और जिसे बाजार में बेचकर उसके पास धन की कभी कोई समस्या नहीं आती। ये सुनकर के तीसरा युवक त्रिभुवन सुंदरी को अपने बारे में बताने लगा कि संसार में ऐसा कोई भी वेद शास्त्र नहीं है जिसका ज्ञान उसे न हो। पूरे संसार में उसके जैसा ज्ञानी और कोई दूसरा नहीं है। अब बारी थी चौथे युवक की, जो अपने कांधे पर धनुष बाण रखे आगे आया और बोला कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। धरती पर बैठकर वो आकाश में उड़ रहे पक्षी का मुंह बंद कर सकता है, तो वहीं समुद्र की गहराई में किसी भी मछली को उसकी एक आहट पर भेद सकता है। उसके जैसा धनुर्धारी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। चारों युवकों के बारे में जान करके राजा चंपकेश्वर सोच में पड़ गए कि आखिर उन चारों युवकों में से कौन त्रिभुवन सुंदरी के लिए योग्य वर हो सकता है। उन्होंने त्रिभुवन सुंदरी की तरफ देखा, मगर त्रिभुवन सुंदरी तो अपने पति का निर्णय कर चुकी थी। त्रिभुवन सुंदरी ने आगे बढ़कर उन चारों युवकों में से एक युवक को वरमाला पहना दी और अपना पति स्वीकार कर लिया। कहानी को यहीं समाप्त करके वेताल राजा से बोला कि राजन, ये कहानी तो यहीं खत्म हुई। और इसी कहानी से एक प्रश्न निकल के आया कि राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी ने उन चारों में से किस युवक से विवाह किया। वेताल बोला, मैं जानता हूँ राजन, तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर जानते हो, लेकिन अगर तुमने जानबूझकर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मैंने कहा था, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े। ये सुनते ही राजा मुस्कुराए और बोले, जो युवक कपड़ा बनाने की कला जानता था और कपड़े को बनाकर उसे बेचता था, वो कर्म से वैश्य हुआ। जो पक्षियों की भाषा जानता था वो ज्ञानी, और जो धरती के समस्त वेदों और शास्त्रों को जानता था वो कर्म से ब्राह्मण। मगर जो युवक शब्द भेदी बाण चलाना जानता है वही कर्म से भी क्षत्रिय है और राजकुमारी के लिए उसकी जाति का योग्य वर भी। इसीलिए त्रिभुवन सुंदरी ने उसी युवक को अपना पति बनाया। अपने प्रश्न का उत्तर सुनते ही वेताल बोला, सही उत्तर राजन, तुम बुद्धिमान हो पर भुलक्कड़ भी। मैंने कहा था कि मुझे योगी तक ले जाने के इस मार्ग में अगर तुम बोले तो मैं चला,
ये कह के वेताल फिर से वापस उसी पेड़ की तरफ उड़ चला जहाँ से राजा उसे पकड़ कर लाए थे, और राजा विक्रमादित्य उसके पीछे दौड़ पड़े उसे वापस पकड़ के उस योगी तक ले जाने के लिए। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।